मुझे खामोश रहना है उसे महसूस होने तक। इश्क में खूबसूरती का क्या किरदार है? बहुत बड़ा किरदार है। कौन से वाले इश्क की बात कर रहे हैं? इश्क। ये मेरी बीवी ने भी देखना है, तो मैंने जब फ़ोन किया तो वहाँ से मेरी मदर इन लॉ ने उठाया फ़ोन। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अच्छा, तो मैं हस्ती नहीं चढ़ा दूँगा? या चढ़ा मैं वे शयात शादी से पहले या शादी के बाद की बात बताऊँ? यार। मुझे खामोश रहना है उसे महसूस होने तक। बाज़ औक़ात हमारे दरमियान लड़ाई होते हैं, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान, और जो हमारे रिश्ते उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई किस बिना पे होती है? लड़ाई इस बिना पे होती है कि हम दोनों शुरू हो जाते हैं। हम दोनों अपने अपनी बातों में अपनी अपनी जगह पे कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप कह रहे मैं ठीक हूँ। सो इसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए इस शेर को हम अगर देखें, अंडरस्टैंड करें, तो इसमें कहते हैं मुझे खामोश रहना है उसे एहसास होने तक। तो इससे मतलब ये ज़ाहिर होता है कि जब भी मेरा पार्टनर, जब भी आपका पार्टनर, एक पार्टनर को गुस्सा आ गया, एक पार्टनर को कुछ अजीब सा लगा और उसने कोई गुस्सा किया है, चीहा चिल्लाया है, तो दूसरे को उस टाइम खामोश रहना है। खामोश क्यों रहना है? जब आप खामोश रहते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको एहसास हो जाते हैं, और जब थोड़ी देर बाद उनको एहसास हो जाते हैं तो खुद ही आके आपको सॉरी कहते हैं और हमारे रिश्ते बच जाते हैं और हमारे रिश्तों में और भी खूबसूरती आ जाती है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे शो का नाम है तलाशी इश्क विद केडी, और तलाशी इश्क विद केडी में हमारे साथ आज का जो मेहमान मौजूद है, आज का जो पर्सनालिटी मौजूद है, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। इसने काम किया ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर, डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और इसके अलावा उसने ड्रामों के अंदर अपना बहुत शानदार किरदार अदा किया है, जिसका हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हो चुके हैं। और आप लोगों को भी हम बता देंगे कि कौन कौन से ड्रामे में उसने काम किया है, क्या क्या किरदार अदा किया है। सो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं शेराम साहब से। वेलकम टू तलाशी इश्क विद केडी। शेराम साहब कैसे, आप ठीक है? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए और हमारे साथ अपना खूबसूरती के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल ये है कि खूबसूरती क्या है? खूबसूरती मेरे नज़दीक जो है इट्स सब्जेक्टिव थिंग। ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। कहने का मतलब ये कि आप इसके ऊपर कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए खूबसूरती का मयार कुछ और हो सकता है, आपके लिए खूबसूरती का मयार कुछ और होगा। अब अगर आप देखें कि इसको हम फॉर एग्जांपल इंसानों की हद तक करेंगे, हम कहते हैं कि फ़लाँ जो है बंदा या बंदी खूबसूरत है और फ़लाँ नहीं है, तो इसके स्टैंडर्ड्स भी जो है वो विद टाइम चेंज होते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मीडिया को देखें, आज से 30-40 साल पहले खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट थे। अब जो 30-40 साल बाद खूबसूरती के स्टैंडर्ड मीडिया में वो डिफरेंट है। 40 साल पहले की हीरोइन अब की हीरोइन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंसानों की हद तक देखा जाए ना, तो उसमें खूबसूरती को डिफाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि यार इतनी नाक हो इंसान की तो ये खूबसूरत नाक है, बैलेंस्ड है। अगर बड़ी हो तो खूबसूरत नहीं, अगर छोटी हो तो और खूबसूरत है। हाँ, ये देखें, अब इसमें ये जो है चीज़ अगर आप इसको मज़ीद एनालाइज करें तो ये लेट सपोज सब तमाम दुनिया में अगर सबके नाक बहुत बड़े होते, फॉर एग्जांपल हर एक की नाक इतनी होती है, फिर उसमें जो हम बैलेंस नाक को भी देख रहे हैं ना, वो हमें खूबसूरत लगती है। इट्स अ कंपैरेटिव लाइक थिंग, क्योंकि सारे लोग एक चीज़ को खूबसूरत कहते हैं, तो उससे जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है फिर उसको हम कहते हैं कि यार ये खूबसूरत नहीं है। तो मैं समझ वेरी सब्जेक्ट या मतलब ये वेरी करते हैं जैसे। तो सर, इसमें एक चीज़ और आती है, इश्क में खूबसूरती का क्या किरदार है? बहुत बड़ा किरदार है। लाइक अब उसमें देखें, अब कौन से वाले इश्क की बात कर रहे हैं? इश्क तो जो आप बताना चाहेंगे हम उसकी बात करेंगे। इश्क तो देखें, चलिए इसके ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इश्क में खूबसूरती का मेरे ख्याल में बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि वट एवर यू आर डूइंग, अगर आप किसी बंदे से इश्क कर रहे हैं या अगर आप किसी काम से इश्क कर रहे हैं, उसमें अगर आपको खूबसूरती ना नजर आए तो मेरे ख्याल में आप वो इश्क नहीं कर सकते। तो खूबसूरती ज़रूरी है और इश्क में खूबसूरती का किरदार काफ़ी बड़ा है। बहुत ठीक है, सही है। तो ये जो आप इश्क होते हैं, ये जो हम कहते हैं इसका इतना बड़ा किरदार है, इसमें ये चीज़ ये है, तो इश्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। और किससे करना चाहिए?
अपनी बीवी से करना चाहिए। नहीं, इश्क जो है बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपकी लाइफ में इश्क ना हो, मैं अगेन लाइक नो इश्क इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में इश्क ना हो तो आपकी लाइफ पर्पसलेस हो जाती है। ओके अगर आप इस दुनिया में टाइम गुजार रहे हैं और आपका कोई पर्पस ना हो तो मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी वेरी क्या कहते हैं बोरिंग लाइफ, Okay. मिजरेबल लाइफ। ओके। करना चाहिए इश्क की बात तो हम करते रहते हैं, ये इश्क दिमाग से होता है या दिल से होता है? दिल से। ये दिल से होता है, दिमाग से उसका कोई वास्ता होता है या नहीं? मेरे ख्याल में दिमाग जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है एक चौकीदार तो नहीं कह सकते, लेकिन दिमाग सिर्फ उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। इश्क में होना दिल से है, दिल से है। हाँ, जब वो होना होता है तो वो दिल से होता है, ठीक है। लेकिन दिमाग सिर्फ उसको फीडबैक दे सकता है कि भाई ये वाला करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वैल्यूज के अगेंस्ट है, ओके। या ये वैल्यूज के मुताबिक है। तो दिमाग का सिर्फ वो वाला रोल है, ओ, चेक एंड बैलेंस का। चेक एंड बैलेंस का। बाकी होता है इसमें दिल से है। दिल से है, जो बात दिल से निकलती है वो दिल पे लगती है, और जो बात दिल पे लगती है तो दिलों का रिश्ता बनता है, और जहाँ भी दिलों का रिश्ते बनते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। तो दिल से होते हैं इश्क। सर आपको कब हुआ था इश्क? कई बार। अच्छा, कई बार। ओके। कौन से वाले इश्क की बात करें, पहले ये बताओ। आप मुझे बताओ, आप किस इश्क के ऊपर बात करना चाहते हैं? जो इंसानों के साथ इश्क होते हैं, जो हमने आगे बता भी दिया है। आपको कब हुआ था लास्ट टाइम किसी के साथ इश्क? यार ये असल में जो इंटरव्यू है ये मेरी बीवी ने भी देखना है। ओके। और मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। ठीक है। कि मुझे जो है, अगर आप इंसानों की बात करें तो मुझे इश्क हुआ अपनी बीवी से। ओके। और वो हुआ था 2010 में। ठीक है। 2010 में। और 20 लेकिन एक बड़ी स्ट्रेंज लाइक मेरा जो था वो बेसिकली मेरी जो शादी थी वो अरेंज थी। अरेंज इन द सेंस कि लाइक नो मेरे पेरेंट्स ने चूज़ किया, जिस तरह हमारे कल्चर में होता है। तो वो गए, उन्होंने वहाँ पर लाइक नो मेरे लिए चूज़ किया। मैंने देखा भी नहीं था। मेरी मदर ने फिर मुझे कॉल करके बताया कि इस तरह का है, और मैंने देखा है, शी इज़ नाइस, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड, फैमिली अच्छी है वगैरह। अब उसके बाद हमारी जब बात पक्की होने लगी, लाइक यू नो जब हाँ होने लगा, तो फिर वहाँ से मैंने लाइक यू नो हिम्मत की। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मुझे अब नंबर मिल जाना चाहिए, क्योंकि तो बात तकरीबन पक्की है। तो वो कुछ रिश्वत दे के अपनी सिस्टर कुछ काम चला लिया है। तो हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या मिलेगा बदले में। तो वो वहाँ से जब मुझे नंबर मिला तो मैंने उनको फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो जो मेरी वाइफ है उन्होंने जो है अपनी मदर का नंबर दिया था। तो मैंने जब फ़ोन किया तो वहाँ से मेरी मदर इन लॉ ने उठाया फ़ोन। ओके। तो वो फिर मैंने एकदम से बंद करके, तो फिर मैं इंग्लैंड में था और ये जो दूसरी सिस्टर थी पाकिस्तान में थी। इंग्लैंड में मेरी एक सिस्टर है। तो मैं अपनी सिस्टर के घर फ़ौरन गया और मैंने उनको कहा कि यार मुझसे तो ये नहीं कि गलती हो गई है। मैंने फ़ोन किया है, बल्कि मैंने मैसेज किया था, सॉरी। और वहाँ से वो मेरी मदर इन लॉ है वहाँ पर, ये उनका नंबर है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जो है इस फ़ोन से फ़ोन करें और उनको यानी कि ये ज़ाहिर करें कि ये नंबर मेरा, यानी कि सिस्टर ने फ़ोन किया है, ना कि मैंने। ओके। हाँ, फिर उसमें ये हुआ कि मैंने फिर ईमेल एड्रेस एक जो है वो किया, उनका फाइंड आउट किया। मेरे जो सांडू हैं बेसिकली वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उनके थ्रू मैंने ईमेल आईडी वगैरह थोड़ा सा वो किया। तो शुरुआत हो गई। फिर मैंने उनके ईमेल किया, और वहाँ से ईमेल करने के बाद यानी कि जब मैंने उनके साथ एक दफ़ा पूरी एक लंबी स्काइप की कन्वर्सेशन की, सो उसमें देन आई रियलाइज्ड कि माय मदर एंड फादर हैज़ मेड अ गुड चॉइस, एंड वहाँ से मेरे इश्क का आगाज़ हुआ। इश्क का आगाज़ हो गया। 10 साल पहले इश्क का आगाज़ हुआ, तो अभी 2020 चल रहे, तो 10 सालों में ये तो आगाज़ तो हो गया है। फिर उसको आगे लेकर जाने के, जैसे आपने कह दिया अम्मी अबू ने सेलेक्ट कर दिया था, फिर आगे और लेकर जाने के लिए आपने क्या क्या किया था? मतलब उस रिश्ते को और मजबूत करना और एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए क्या क्या किया? अच्छा, मेरे ख्याल में ना इसका हम जो इसकी बात कर रहे हैं लाइक हस्बैंड वाइफ की, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कहते हैं, जो रिलेशनशिप है जो एक लड़के और लड़की में होता है, या किसी भी रिलेशनशिप की, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूँ, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, दैट्स द बेसिस ऑफ इट। ओके। और हम जहाँ पर भी आप खुद रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं, मैंने रिलेशनशिप कोचिंग में जितने भी मैंने केसेस देखे हैं जिनमें मसले होते हैं, उसमें ऑनेस्टली बताऊं एक मेजर पोर्शन जो होता है वो कम्युनिकेशन गैप का होता है। कम्युनिकेशन गैप का। तो बेसिस जो है वो कम्युनिकेशन। सो वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अब देखें, आप अगर किसी को देखते हैं तो आप तो शायद उनकी सूरत से आपको लाइक प्यार हो जाए, कि आपके एक स्टैंडर्ड, जिस तरह मैंने डिफाइन किया, सब्जेक्टिव है। आप कोई खास किस्म का लड़का या लड़की पसंद हो और उस तरह की लड़की या लड़का आपको नजर आ जाए, तो आप कहते हैं कि यार शी इज़
ब्यूटीफुल या ही इज़ ब्यूटीफुल या ही इज़ हैंडसम फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से तो आप यानी कि उनके साथ एक रिलेशनशिप आपका शुरू हो जाता है सिर्फ अट्रैक्शन की बेस है, लेकिन बाकी आपको सारी चीज़ें पता चलती है कम्युनिकेशन से। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का गुड थोड़ा सा बैठ, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पर होते हैं, तो वो आपको पता लगना शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ मेरी कमियां हैं वो आप पूरी करो, कुछ आप में अगर है तो वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। तो हमें कम्युनिकेशन इज द बेस्ट। हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया एंड आई थिंक दैट टुक अस फॉरवर्ड। ओके, सो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, वो किसी के साथ भी हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, मदर के साथ हो, आपके फादर के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, किसी के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत बनाना है तो उसके साथ कम्युनिकेशन करें। और कम्युनिकेशन इतनी का रिश्ता और मजबूत हो जाए, बिगड़ न जाए। सो कम्युनिकेशन एक तो ये टूल हो गया कि कम्युनिकेशन इज़ द मेन की, कि आपका रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। जब आपका ये सिलसिला तो शुरू हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब वो जो एक टाइम आता है कि आपने डिसाइड कर लिया, उन्होंने भी डिसाइड, पहले तो डिसाइड हो चुका था, लेकिन डिसाइड कर हमने शादी करना है, तो उस शादी में क्या क्या हुआ था, क्या सिलसिला था, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें। हमारा था बेसिकली हमने हमारी जो है दिसंबर 2010 में बात पक्की हुई, फिर अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट ईयर 2011 में हमारी शादी हुई। तो इस दौरान मैं आपको बताऊं, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी बात है गलत बात है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात थी कि हमने तकरीबन वो 10-11 महीने जो थे वो हमने सारा कम्युनिकेट किया, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट किया। यानी कि हम एक दूसरे, और मैं इंग्लैंड में था, वो पाकिस्तान में थी, तो हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादातर सारी जो है वो स्काइप और फ़ोन वगैरह पे हुआ करती थी। हाँ, तो कम्युनिकेशन से ये हुआ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे का वी वर गेटिंग डीपर इनटू ईच अदर। लेकिन देखें, यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें पता लगेंगी। कम्युनिकेशन में जब आप बात करेंगे तो आपको एक दूसरे के कुछ नेगेटिव्स भी पता चलेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सर आप पॉजिटिव, आपको नेगेटिव्स भी पता चलेंगे कि यार फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर में एक टेम्परामेंट का इशू है, एंगर का इशू है, या आपके पार्टनर में जो है कोई और एक इनएक्सेप्टेबल इशूज, एक तो वो रेड फ्लैग्स, उनकी बात नहीं कर रहा और डिस्कशन चली जाती है, लेकिन कुछ इश्यूज, अब उन इश्यूज के ऊपर आपने एक दूसरे के साथ काम करना है। कम्युनिकेशन का फ़ायदा यही है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इश्यूज हैं तो उनको बंदा बैठ के डिस्कस करे, और कुछ आपने कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट बंदा या बंदी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो आपने, तो वो 10-11 महीने जो थे उसमें हमने बहुत कम्युनिकेट किया, और उसमें हमने क्या कहते हैं, एक दूसरे के जो थोड़े बहुत हमारे इश्यूज थे, अगर प्लस माइनसेस हमें, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, उनमें भी हैं, सब में, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की। जब शादी तक पहुंचे तो काफ़ी सारी यानी कि चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर थी हैं। इसमें एक और भी मिथ है, या जो उसको मिथ कहे या जो भी कह दे उसको, एक और भी चीज़ है कि अब हमारे लोगों ने कहा कि यार जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उसके साथ फ़ोन पे बात नहीं करना, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना, वरना वो इज्जत नहीं रहती और रिस्पेक्ट नहीं रहती। उसके सिलसिले में आप कहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसलिए रेज किया क्योंकि ये हमारे, जब हम बात कर रहे थे तो हम नॉर्मल से हम ज़्यादा बात कर रहे थे। हम यूजुअल तो ये होता है ना कि बंदा फॉर एग्जांपल दिन में एक फ़ोन करे या 2 दिन बाद एक फ़ोन करे और बात करे। हमारा नॉर्मल से ज़्यादा इसलिए था कि हम फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस में भी ब्रेक हो तो डायरेक्ट मैंने से फ़ोन किया या उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उसमें हमें भी ये था कि कुछ हमें एडवाइसेस मिल रही थी इर्द-गिर्द से। जाहिर सी बात, एवरीबडी वांट्स टू हेल्प, तो वो एडवाइस किया इतनी ज़्यादा बात आपको नहीं करनी चाहिए। एक तो ये लोग कह रहे थे कि आप में फिर वो स्पार्क शायद ना रहे, जो आपकी एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए। उसमें मेरा फिर ये था पॉइंट कि हमने किया था, और ये बड़ी एक इनसाइट बात है कि हमने जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, और ये चीज़ें ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में लड़का गवर्न करता है हमारी सोसाइटी में, उसमें ये था कि हमने एक इनविजिबल, अनडिसाइडेड, अनडिस्कस्ड एक लिमिट रखा था कि हमने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, जिस तरह होता है ना कि आप बात कर रहे हैं, अभी आपका निकाह नहीं हुआ, हमारे जहन में यही था कि अभी आपका निकाह नहीं हुआ, तो हमने एक खास लिमिटेशन, यानी कि मोहब्बत का इज़हार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक लिमिट को हमने क्रॉस नहीं करना। और वो हमने डिस्कस नहीं किए थे कि भाई हमने ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी। जब तक आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको वो इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा, जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, ये यहाँ पर हमारे मर्दों में स्पेशली ये बहुत ही बड़ा एक
मिसकम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी के साथ दोस्ती भी नहीं कर पाते कि यार मैं तो लाइक फॉर एग्जांपल मर्द हूँ और मैं कैसे लाइक ना अपनी बीवी के साथ इतनी बात करूँ, अगर मैं इनके साथ बात करूँगा इतनी जल्दी सर पे चढ़ जाएंगी ये ऐसे। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये इंसानों तक होता है। मैंने मोहब्बत करते हुए दो बंदों को एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी देखा है, और जो ये वाला अप्रोच रखते हैं कि नहीं यार मैं मर्द हूँ तुम औरत हो, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराऊंगा, उनको भी स्ट्रगल करते, बल्कि उनको मैंने ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। ओके। तो मेरे ख्याल में ये इंसान के ऊपर होता है कि इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन, उसको रिलेशनशिप में अपने रोल का पता होता है। जब अपने रोल का आपको पता है, मुझे अपने रोल का पता है, मेरी बीवी को अपने रोल का पता है, तो वी विल लीड अ सक्सेसफुल लाइफ ओके इन फॉर्म ऑफ फैमिली। ओके, तो इससे मुझे एक दो चीज़ें मिली है। एक तो ये है कि जब भी आप किसी के साथ बात करें और आप उनके साथ लाइक आपका फियांसी है, आपकी उनके साथ रिश्ता हो गया, तो आपका एक लिमिटेशन है, आपके एक लिमिट है कि उससे आगे नहीं जाना, और ऑब्वियसली जब आप उस लिमिट से आगे नहीं जाते तो चीज़ें ख़राब नहीं होती। ये हाँ, चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि आप दोनों इंसान हैं और आप दोनों मैच्योर हैं। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार अगर आपका रिश्ता हो गया तो इट्स मीन कि आप मैच्योर हो चुके हैं, तो फिर आप मैच्योर वाली हरकतें भी करें, तो ये हाँ, तो फिर आप उस तरह रिस्पॉन्सिबल भी हो जाए। तो टीनेजर्स की फिर आप क्यों वो कर रहे हैं? या एग्जैक्टली। तो एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। ये है कि एक चीज़ और भी है कि ये भी सुनने में आता है कि यार शादी से पहले अपनी बीवी से दोस्ती नहीं करनी। ये वही वाली कॉन्सेप्ट है ना कि ये ज़्यादातर मैंने ये देखा है मेरी अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, जो लिमिटेड मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, ये मर्दों में यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक आई डोंट नो, आप इसको इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, एक आप इनको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कि इन्होंने कहा कि यार अगर बीवी को मैं साथ दोस्ती करूंगा तो शायद ये फिर मेरी उतनी इज्जत ना करे, तो आई हैव टू बी द बैड गाय। लाइक मैं घर आऊँ तो मैंने ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी, बात तुम ये चाय ले आओ वो ले आओ। इस केसेस में जब आप इस तरह किसी को भी ट्रीट करते हैं तो आप उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाते। और मैं आपसे पूछूं, अगर आपको मैं कहूँ कि यार आपने एक बंदे के साथ, लड़के के साथ, दोस्त के साथ आपने रूममेट बन के रहना है 10 साल तक, और आप उनके साथ दोस्ती ना हो, तो आपका टाइम कैसा गुजरेगा? गुजरेगा। अब ये बीवी जो है ये आपकी है लाइक शरीक हयात हम इसे कहते हैं। सो और हमारे कल्चर में माशाल्लाह इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पर जब हम शादी करते हैं तो एंड तक हम कोशिश करते हैं कि वो टूटे ना, ठीक है। तो आपकी यानी कि पूरी ज़िंदगी एक ऐसे बंदे के साथ, ही मैं मर्दों को कह रहा हूँ कि आप अगर पूरी ज़िंदगी एक ऐसे बंदे के साथ रूममेट बन के आपने रहना है पूरी ज़िंदगी, कि जिनके साथ आपने दोस्ती नहीं बनानी, तो ये तो बड़ा ही मिजरेबल टाइम हो। फिर उसमें होता ये कि फिर जो मर्द है वो हमेशा जो है वो बाहर जो है अपने दोस्तों के पास, यानी कि वो बैलेंस ख़राब हो जाता है। बैलेंस कि मैं दोस्तों के पास नहीं जाना, दोस्तों के पास जाना बहुत ज़रूरी, लेकिन फिर मर्द का ये होता है क्योंकि उसकी दोस्ती होती नहीं है अपने बीवी के साथ, तो वो फिर एस्केप की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि यार मैं हर इवनिंग, क्योंकि इंसान जो है वो चाहता है कि उसकी सब सोशल इंटरेक्शंस हो, तो वो फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना, वहाँ पर जो औरत होती है फिर उसको भी फील होता है कि यार मैं यहाँ पर आके कहाँ पर फंस गई हूँ, मैं अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स के साथ इज्जत भी थी, सब कुछ बात तो हाँ, मेरी सिस्टर थी या मेरी दोस्त थी। अच्छा, इस तरह के मर्द होते हैं वो फिर बीवी को जो है वो दोस्ती भी नहीं करने देते, लाइक इवन फीमेल्स के साथ दोस्ती नहीं करने देते, तो हम उनको सफोकेट कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी फियांसे के साथ और फिर अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ दोस्ती का होना, it's an absolute must for me in a relationship. ओके, ऐसे लाइक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है जो आपके जैसे उससे एक पैकेज हो जाता है कि आपके वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी फियांसी हो, जो भी हो, उसके अंदर एक पैकेज होता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है। वो दोस्त भी बन सकते हैं, वो वाइफ भी बन सकती है, और आपके बहुत अच्छी कुलीग्स भी बन सकते हैं अगर आप उनके साथ बिजनेस करें। और इसी तरह मर्दों के लिए भी है, अगर आपके कोई फीमेल आप ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए भी ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ दोस्ती करते हैं, उनके आप बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं, उनके साथ आपके एक रिश्ता तो होगा हस्बैंड वाइफ का, लेकिन और भी काफ़ी रिश्ते बन सकते हैं। तो जब और काफ़ी रिश्ते बनते हैं सो ये एक पूरा पैकेज हो जाता है, और जब आपको पूरा पैकेज मिल जाता है, इंसानों को यही चाहिए होती है, तो अब फिर आगे बाहर आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और से, लाइक दोस्ती तो चाहिए लेकिन किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशन लगाने की रहा, बैलेंस हो जाता है, या एक बैलेंस हो जाता है, आपका घर में भी अच्छा टाइम गुजर रहा है। हाँ। और फिर आपका ये भी जरूरी है कि और औरत और मर्द दोनों के लिए कि दे टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर, इन अ सेंस कि मैं दोस्तों के पास भी जाऊँ, ठीक है, जो है उनको भी अपने दोस्तों के साथ अकेले टाइम गुजारना, दैट्स अ मस्ट। फिर चीज़ें बैलेंस में आ जाती है, बैलेंस में। देखिए कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ बैलेंस हो ना तो इट वोंट वर्क।
Yeah, exactly. It's very important for you to keep a balance as well. या एग्जैक्टली ओके सर, ये बहुत शानदार तरीके से आपने बता दिया। इसमें एक और चीज़ भी हमारे ऑडियंस को, हमारे पाकिस्तान से और भी जो बाहर लोग देख रहे हैं, उन सबको एक ये बता दे, रिश्ते बन जाते हैं, शादी भी हो जाती है, आगे जाके वो जो सस्टेन वाला लफ्ज़ आते हैं, वो जो मेंटेन वाला लफ्ज़ आते हैं, वो जो पूरी ज़िंदगी लाइक एक अच्छी तरीके से गुजारनी है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की और क्या स्ट्रेटेजी आप बताना चाहते हैं? उसमें यही है कि एज आई सेड बिफोर, मैं उसके ऊपर ही बिल्ड करना चाहूँगा कि आपको पूरी लाइफ अगर एक साथ गुजारनी है तो द थिंग दैट विल टेक यू थ्रू इज़ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अब देखें लड़ाई झगड़े जो है वो दोस्तों में भी आते हैं। अगर आप रूममेट हो, कभी कभी किसी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी में, उनके साथ भी आपकी लड़ाई आ सकती है, तू मैं हो सकती है। आपके घर में भी ये मामला हो सकता है हस्बैंड वाइफ के, और होगा डेफिनेटली। अब उसमें द थिंग दैट विल टेक यू थ्रू इज़ कम्युनिकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ में मुझे नहीं अच्छा लगा और मेरी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, ठीक है, क्योंकि उनके अपने व्यूज़ हैं, मेरे अपने व्यूज़ हैं, और वहाँ पर वो कोलाइड कर गए हैं और वी हैव एन इशू नाउ। अब वो इशू अक्सर लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू अप्लाई फोर्स एंड रेजिस्टेंस बाय जस्ट कीपिंग क्वाइट, यानी कि मैं फिर आपसे बात ही ना करूँ, मैं खाना भी बाहर खाऊँ और बीवी को इग्नोर कर दूँ। बीवी का भी यही है कि अगर वो घर में आए बस वो ड्यूटी करे, उसने बात ही नहीं करनी, तो उसमें चीज़ें बिगड़ने का ज़्यादा खतरा होता है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि एंड में चीज़ ने ख़त्म होना कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। तो वो एक हफ्ता बाद हो, 10 दिन बाद हो, या जो है कुछ घंटे बाद हो, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ communicate with your wife or with your husband in all the क्या कहते हैं issues। अच्छा, एक और आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की कि रिश्ते को कैसे सस्टेन करना है, और ये मैं अपने जितने भी मेरे यंगर कज़न्स हैं या दोस्त हैं, जब उनकी शादी होती है, और मुझे लगता है कि इनको मैं मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि हर जगह अपनी नाक भी नहीं बढ़ानी थी, लेकिन जिनको मैं मशवरा दे सकता हूँ, दोस्त है या मेरा कज़न है, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि देखें, आपके जो इश्यूज़ हैं हस्बैंड और वाइफ के, वो आपने रखने हैं अपने बेडरूम तक। ओके, ठीक है। एक तो वो इश्यूज़ हैं जो कि खुदा न खास्ता बहुत बड़े हैं, फॉर एग्जांपल, उसमें देन यू हैव टू हैव समबडी के वो इंटरवीन करे, यानी कि अब्यूज़ का मामला है, अगर मारने तक इशू आ गए, तो देन ऑब्वियसली यू नीड समबडी टू इंटरवीन एंड हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है। लेकिन जो मैं नॉर्मल तू मैमे की बात करूँ कि उसने ये कहा, मैंने वो कहा, उसने खाने में ऐसा किया, उसने ये किया, मेरी बात नहीं मानी वगैरह, ये छोटे जो इश्यूज़ हैं, यू कीप दैम इनसाइड द बेडरूम। इससे होता ये कि अमूमन जो मैंने नोट किया है कि लड़का जाके फॉर एग्जांपल फ्रस्ट्रेट होता है, लड़ाई होती है, उसका दिल करता है किसी के साथ शेयर करे, तो वो जाके अपनी अम्मी और अब्बू के साथ या अमूमन अम्मी के साथ बैठ के तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये मेरी वाइफ ने मेरे साथ ऐसा किया। बस मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अपने अम्मी को या अपनी सिस्टर्स को वो फ़ोन लगा के तो यू जस्ट कम्युनिकेट। इससे मामला बिगड़ता इस तरह है कि देखें, आपके आपस में जो चीज़ें हैं वो तो ठीक हो जाएंगी विद सम टाइम, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ कम्युनिकेट कर दी है अपनी अम्मी को, ठीक है, अम्मी की सारी हमदर्दियाँ ज़ाहिर सी बात है आपके साथ होंगी। अम्मी ने उस बंदे के साथ या बंदी के साथ जो आपके वो दामाद है या अगर बहू है, उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाएंगे। अब उनको मौका नहीं मिलेगा उनका रिलेशनशिप जोड़ने का, आपने तो जोड़ लिया, लेकिन वहाँ पर अब वहाँ से आपको जो फीडबैक मिलेगा वो कॉन्स्टेंटली फिर नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि उनके ख्यालात उनके बारे में नेगेटिव हैं। तो आपने चीज़ें जो है वो चार दीवारी के अंदर बेडरूम के अंदर रिजॉल्व करनी है, छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं ना तो आप उनको राइट दे देते हैं कि अब आप इसमें बात करें। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी वाइफ के साथ कोई इशू बना रहा था और नेमत खान मैं आपके पास आता हूँ, तो जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि नेमत खान जी देखें इस तरह का इशू मेरे साथ हुआ मेरी वाइफ, तो मैं आपको राइट दे रहा हूँ कि नाउ यू हैव द राइट टू स्पीक इन आवर रिलेशनशिप। वैसे तो आपके पास नहीं है ना, आप अपने तरफ नहीं आएंगे ना कि यार अब करेंगे, तो आप ये राइट किसी को ना दें तब तक कि जब तक कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा मसला ना हो। या एग्जैक्टली, ये अगेन मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा। जो बात हो आपके आपस में, जो दरमियान हो आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान, उसको अगेन वही बेडरूम तक रहे, क्योंकि जब आप बात बेडरूम से बाहर लेकर आते हो तो बात सिर्फ आपकी बाहर घर की नहीं होती है, वो आपकी पूरी फैमिली की हो जाती है। और जो फैमिली से बाहर आती है कोई गली वगल्ले में, तो फिर वो गली मोहल्ले में नहीं होती, वो पूरे इलाके की बात हो जाती है। और जो बात पूरे इलाके की होगी, उस बात को दोबारा रिजॉल्व करना, उसको दोबारा समझाना, उसको दोबारा उसी
पोजीशन पे लेकर आना जो पहले था वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो भी बात आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो, अगर उसी के दरमियान 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कम्युनिकेशन से हल हो सकता है तो कम्युनिकेशन से वो हल करे और आगे ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेराम साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान क्या क्या किस तरीके से रिश्ता होना चाहिए, किस तरीके से मजबूत होते हैं, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल माशाल्लाह हमारे हर बंदे के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर बंदा इतनी बातें करते हैं हर किसी से, तो कम्युनिकेशन स्किल मौजूद है। सर हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अच्छा, तो मैं हस्ती नहीं चढ़ा दूँ चढ़ा जी शेराम साहब, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। तो आप रेडी हैं? एक सेकंड हाँ रेडी, ठीक है। ओके यार, मैंने कुछ नाम बोलने हैं, ये लोग अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अच्छा, इसके लिए मुझे दूसरा वाला भी चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। चलो, हाँ, सबसे पहले आते हैं इमरान अब्बास। ये अगर एक्टर ना होते तो ये होते मॉडल, अच्छा, नोमान इजाज। पॉलिटिशियन। हरीम फारूकी। हरीम फारूक प्रोफेसर। अली रेहान। अली रहमान पास। अहमद अली। अहमद अली मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी जो है वो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं। महवेश हयात। महवेश हयात भी मॉडल, मॉडल तो है। हाँ। सबा कमर। सबा कमर जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर। ओके यार ये मुझे बताया, ये कुछ नाम है मैंने बताने हैं, इसको आपने रिप्लेस करना है एक्टर के साथ। ये कुछ पॉलिटिशियन का नाम है, ये अगर पॉलिटिशियन एक्टर होते। अच्छा, एक्टर तो कौन से एक्टर? हाँ, तो कौन से एक्टर होते? ठीक है, सही है। इमरान खान। इमरान खान, आमिर खान इंडिया में। शेख रशीद। अमरीश पुरी। मरियम नवाज। यार इनका नहीं बन रहा। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ होते बिलावल। बिलावल अगर पॉलिटिशियन ना होते तो वो होते एक्टर आपके, वो नहीं है साइलेंसर, वो उसमें यार वो कौन सी मूवी थी? पीके नहीं, 3 इडियट्स में जो साइलेंसर होता है। ओके, वो जो टीचर है। नहीं, वो जो स्टूडेंट होता है जो कि साइलेंसर, व्यूअर्स को समझ आ जाएगी। ओके ठीक है। ओके यार, मैंने कुछ सवाल करने हैं और आप मुझे बता देंगे इसके हवाले से। अगर आपको मौका मिले एक फिल्म में आप एज ए हीरो आ रहे, तो आपके साथ हीरोइन कौन होगी और क्यों? वो तो मुझे बीवी को फोन करना पड़ेगा पहले। हाँ, नहीं, मैं अगर इसका अगर जवाब दूँ तो मैं अगर पाकिस्तान में मूवी, अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखें ना, तो हरीम फारूक। हरीम फारूक, ठीक है, क्यों? शी इज़ अ वेरी डिसेंट, मैंने उसका बड़ा क्लोजली काम किया ना, तो फॉर अ स्टार दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट एंड हम्बल स्टार्स दैट आई वर्क विद। वैसे हम इतने ज़्यादा आदी नहीं है अपने कुलीग्स के साथ, अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो कोरोना में आपका इश्क बढ़ा है या कम हुआ है? यार ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना में जहाँ इश्क बढ़ने का वो था, क्या कहते हैं, चांसेस थे, तो कोरोना में जब हम एक साथ रहने लगे ना 24 घंटे, तो वो रेजिस्टेंस भी काफ़ी नहीं कि उसमें फ्रिक्शन भी काफ़ी है। ओके, लेकिन बड़ी। ओके, रात को सोने से पहले आखिरी कॉल किसको करते हो? शादी से पहले या शादी के बाद की बात बताऊँ? यार जो भी बताना है। नहीं, अब जो है वो मैं कॉल नहीं करता, मैं डायरेक्ट सो जाता हूँ। डायरेक्ट सो जाते हैं? पहले की बात तो और थी। ठीक है, मुझे ज़िंदगी का एक वर्स्ट एक्सपीरियंस और एक बेस्ट एक्सपीरियंस। ज़िंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस तो मुझे सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़ा क्लियर है मेरे माइंड में। वो था जब मैं 2010 में, वो हमें मौका नहीं मिला कि हम पहले डिस्कस करते, लेकिन 2010 में जब मेरी बात पक्की 2011 में जब मेरी शादी होने लगी थी, शादी से 1 महीना पहले आई वॉज स्ट्रक विद दिस मेंटल सॉर्ट ऑफ इशू जो बाद में डिप्रेशन में बदल गई, और वो शादी के करीब था। उसकी भी रीज़न ये निकली कि वो जब आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह ओवर दैट फेज नाउ, लेकिन वो उसकी रीज़न थी बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मेरी जॉब है, मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ
मुझे मसला नहीं है कम्युनिकेशन, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो फिर मुझे बाद में पता चली वो ये थी कि इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड एनी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज डिप्रेशन। जिस तरह की लॉटरी जो लोग जीतते हैं, लॉटरी कैन कॉज डिप्रेशन। खुशी वाली चीज़ है, लॉटरी आप जीत के दैट कैन कॉज डिप्रेशन एज वेल। बेस्ट एक्सपीरियंस? और बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि जब मैंने क्या कहते हैं, जब मैंने जॉब छोड़ी सऊदी अरेबिया में, एंड आई डिसाइडेड टू के इनफ, अब मैं पाकिस्तान जाके अपने स्टार्टअप्स और इन चीज़ों को परसू करूँगा। सो दैट वाज द होल ट्रांजिशन वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि उसके बाद मेरे स्टार्टअप्स कुछ फेल भी हुए, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि यार फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन आई हैव नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन ऑफ कमिंग बैक, एंड आई थिंक दैट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन। फेवरेट कलर? फेवरेट कलर मेरा है ब्लैक एंड रेड। ज़िंदगी में ऐसा कोई काम छोड़ा जिसको अभी आपको अफसोस हो? नहीं। मैंने एक लफ्ज़ बोलने हैं और आपके माइंड में जो भी आ जाए आपने बताने हैं। मोहब्बत को 2 लफ्ज़ में बताओ। पर्सनल थिंग। सास और बहू को 2 लफ्ज़ में बताओ। फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ज़िंदगी को 2 लफ्ज़ में बताओ। जिंदगी, उसको मैं एक लफ्ज़ में बताऊँ? हाँ। इट्स अ स्टोरी। स्टोरी। जवानी को 2 लफ्ज़ में बताओ। बेस्ट चांस। आपका बेस्ट चांस होता है कुछ बनने का, बनाने का। कुछ बनने का, बनाने का। जवानी बेस्ट चांस। बेस्ट चांस। ओके, मैंने 2 नाम लेने हैं और 2 चीज़ें बतानी है जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल के करीब हो, आपने उसको येस करना है। और ये एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। 2 में से मैं एक सेलेक्ट करना है। अहमद अली या अली रहमान? हरीम फारूक या सबा कमर? इमरान खान या रेहान खान? शेख रशीद या असद उमर? असद उमर। प्यार या यार? यार यहाँ पर यार को चुन लेते हैं। पैसा या प्यार? प्यार, of course। प्यार। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बोथ, लेकिन लव मैरिज। ओके, सुन ले। खूबसूरती, खूबसूरती? खूबसूरती, डेफिनेटली। पैसा या जवानी? जवानी। जवानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तरीके से जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप, और सर आपने इतना टाइम निकाला हमारे पास आए। आप लोगों को भी कुछ भी शहराम साहब से सीखने हैं अबाउट इश्क, अबाउट ट्रेनिंग और एक्टिंग के हवाले से भी, तो आप लोग सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इनकी लिंक दे देते हैं, इनके साथ आप लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनसे मिल भी सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर इनका बहुत खूबसूरत ऑफिस है, उसके अंदर ये बैठते हैं और बहुत शानदार काम करते हैं। शहराम साहब, हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज, कुछ एडवाइस या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली, यानी कि देखें ये तो प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी बंदा पैशन के पीछे भागता है। हमने तो इश्क को डिफ़ाइन किया अपने यानी कि मैरिटल उस पर्सपेक्टिव से, लेकिन इश्क आप काम से भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, और पैशन से भी कर सकते हैं। पैशन जो है इसको क्या कहते हैं, इसको परसू करना हमारा यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मैंने लेसन अपने लिए जो मैंने कि अभी तक अखज़ किया है वो ये है कि यू शुड डू नथिंग दैट कॉस्ट यू योर पीस ऑफ माइंड। अगर एक चीज़ में ख्वाह वो कुछ भी हो, अगर आपका पीस ऑफ माइंड जाने का ख़तरा है या वो उसको अफेक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ समथिंग, वो क्लियर कट एक रेड फ्लैग है। वो आपको ज़िंदगी में सुकून ना हो तो कुछ नहीं है। ओके, ज़िंदगी में सुकून ना हो तो कुछ भी नहीं है, और सुकून की मानी अलग अलग है। हर बंदे के लिए सुकून कुछ अलग चीज़ों में होती है। तो उस सुकून को तलाश करने के लिए, इस इश्क को तलाश करने के लिए आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं, रिलेशनशिप के डोमेन के अंदर ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो हमारे हर जगह पे नंबर मौजूद है, हमारे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर तो ओबियसली हाँ, हमारे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे वेबसाइट के ऊपर, हर जगह मौजूद है। तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी इशू और रिलेशनशिप डोमेन के अंदर, लीडरशिप डोमेन के अंदर, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगेन शहराम साहब से तो आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। थैंक यू सो मच।